हेलो फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। सुबह आज नहीं रिकॉर्ड किया। कुछ कुछ काम में लगे रहे, पढ़ना चालू कर दिया था, फिर इसलिए सुबह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, गेटिंग बैक टू अभी क्या पढ़ रहा था। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ, मतलब पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। उसके पहले मैंने रिवीजन किया है करंट अफेयर्स का, मई मंथ का, और जून का भी आज चालू करूँगा। हालांकि आई एम लेट, बट जून का चालू करूँगा। कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ जो मैंने पढ़ा, उसको मैंने नोट बना के रखा है। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, जो प्रेस के फ्रीडम के बारे में बताता है, उसमें नॉर्वे का रैंक सबसे बड़ा, मतलब सबसे अच्छा है। नॉर्वे रैंक 1 है, मतलब वहाँ पर प्रेस फ्रीडम सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के मुकाबले। और इंडिया का रैंक है 157। तो अब इस पर मैं क्या कमेंट दूँ, लेकिन हाँ 157 है, लो है, मानना तो पड़ेगा लो है। अब इस पे बहुत सारे डिस्कशन हो सकते हैं, लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बट हाँ लो तो है ना। अभी आपको बताता हूँ, हाँ यूपी में एक गंगा एक्सप्रेस वे बनी है। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से लेकर के उसको प्रयागराज तक जाती है। ये यूपी की सबसे बड़ी एक्सप्रेस वे है, कम लगभग मेरे हिसाब से 550 किलोमीटर की, 549 किलोमीटर, 594 किलोमीटर्स की ये एक्सप्रेस वे, 594 किलोमीटर्स की है, यानी कि लगभग 600 किलोमीटर की है। लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट से ये पास होगी। तो ये यूपी की सबसे बड़ी एक्सप्रेस वे इनॉग्रेट हुई है ना। हाँ, रेलवे का अभी तक रेलवे के 17 जोन थे अलग अलग। रेलवे का 18वां जोन भी इनॉग्रेट हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। इस रेलवे जोन का नाम है साउथ कोस्ट रेलवे। इस रेलवे जोन का नाम है साउथ कोस्ट रेलवे। ये इंडिया का 18वां और सबसे लेटेस्ट जोन है। विशाखापट्टनम से याद आया, विशाखापट्टनम में गूगल अपना सबसे बड़ा, मतलब वो इंडिया का बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है विशाखापट्टनम में, है ना। ये एक चीज़ हुआ। और हाँ, उल्लास स्कीम है एक, इंडिया में उल्लास स्कीम नाम की एक स्कीम चलती है, जिसमें जो कि न्यू इंडिया लिटरेसी स्कीम बोला जाता है। तो इस लिटरेसी स्कीम के अंतर्गत अभी तक 5 स्टेट जो ऐसे हैं जो कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100% लिटरेट हो चुके हैं। जैसे कि गोवा हुआ है, मिज़ोरम हुआ है, त्रिपुरा हुआ है ना, हिमाचल प्रदेश हुआ है, और अभी सबसे लेटेस्ट में सिक्किम हुआ है। सिक्किम हैज़ अचीव द फुल लिटरेसी, मतलब 99.8% लिटरेसी रेट अचीव कर लिया है सिक्किम में। ये अभी नए गवर्नमेंट का ये स्कीम है ना। ये एक चीज़ है। और यही मेन है। हाँ सुनिए, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में, क्योंकि इंडिया से लोग माइग्रेट करके बहुत जगह जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को ही मिलता है वर्ल्ड में। और सबसे ज़्यादा माइग्रेंट कहाँ जाते हैं, वो कतर में। कतर में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्क करने जाते हैं वर्ल्ड में। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है माइग्रेंट्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड में, मतलब जितने लोग बाहर काम कर रहे हैं सब इंडिया में, मतलब सबसे ज़्यादा किसी देश में पैसा भेजते हैं बाहर से, वो इंडिया में है। और सबसे ज़्यादा माइग्रेंट जाते किस कंट्री में है, वो है कतर। तो ये मैंने पढ़ा। और इसके अलावा मैंने पढ़ाई चालू करी थी। मैं वही बोला ना आपको कि मैं पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखिए, फैक्ट्स तो हैं लेकिन बहुत वो हैं, जैसे कि कैसे बताऊं, एक आर्टिकल बताता हूं। देखिए क्या आर्टिकल है, 137 आर्टिकल बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है ना। तो इसको रिव्यू पिटीशन बोलते हैं। जो भी जैसे कोई जजमेंट हुआ है तो उसको वो खुद वापस, जैसे कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया तो वापस अंडर आर्टिकल 137 वापस सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है, कि बताते हुए कि भाई कि नहीं, ये चीज़ पे वापस आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पे जजमेंट, ये नहीं बोल सकते जजमेंट ठीक से नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर मिस हुए हैं, कुछ चीज़ें मिस हुई हैं, ठीक से दूसरों को मतलब दूसरे किसी पार्टी को हेयर नहीं किया गया। तो अपने किसी भी डिसीजन को वो
सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर रोल बैक मतलब उस डिसीजन चेंज कर सकती है। इसमें ये चीज़ मैंने थोड़ा सा मिक्स मैच कर दिया। आर्टिकल 137 के को बोलते हैं रिव्यू पिटीशन, मतलब अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। मान लीजिए आज कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज़ का डिसीजन दे दिया, आज से 10 साल बाद कोई दूसरा केस आया, तो उस 10 साल बाद दूसरा केस आया तो उसमें मान लीजिए रेफरेंस दिया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट आपने इसी तरीके के एक केस में 10 साल पहले ऐसा डिसीजन दिया था, तो उसको रिव्यू करके फटाक से उसको भी बोल सकती नहीं, आई एम चेंजिंग दैट थिंग, अभी इस चीज़ को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, तो इसको रिव्यू पिटीशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ होता है। और ये एक चीज़ और बोला, हाँ एक चीज़ था मैं बोल रहा हूँ, हाँ एक होता है क्यूरेटिव पिटीशन, है ना। क्यूरेटिव पिटीशन आता है आर्टिकल 142 के अंदर। इसके हिसाब से क्या है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ले सकती, कोई भी जजमेंट ले सकती है टू गिव इन्फोर्स एंड डिसएग्री ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। कोई भी ऑर्डर पारित कर सकती है अगर बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन पब्लिक के लिए लेना पड़े, किसी भी तरीके का ऑर्डर लिया जा सकता है, उसमें रोका नहीं जा सकता। और आर्टिकल 142 बहुत स्पेसिफिक पावर देती है सुप्रीम कोर्ट की, कोई भी ऑर्डर, किसी भी तरीके का ऑर्डर किसी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में पास कर सकती है। तो ये दो आर्टिकल पढ़ा था मैंने, आर्टिकल 137 और आर्टिकल 142। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट दिस इज़ द फैक्ट कि आर्टिकल 137 में रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकता है, मतलब उनके खुद के जजमेंट को रिव्यू करने के लिए बोला जा सकता है, रिक्वेस्ट किया जा सकता है, तो नाम से ये क्यूरेटिव हो गया। क्यूरेटिव मतलब कि कई वो कुछ भी, क्यूरेटिव पिटीशन तो ऐसा हो गया कि जब आर्टिकल 142 में आता है क्यूरेटिव पिटीशन, मतलब अगर किसी कोई बहुत एग्रेव पार्टी है और उसको नहीं सुना गया है, अगर ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है, तो अपने किसी भी हद तक सुप्रीम कोर्ट जा कर के उसमें ऑर्डर पारित कर सकती है आर्टिकल 142 में। ये सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा पावर देता है ना। तो ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ और पढ़ता हूँ तो आपको बताता हूँ। हेलो, तो मैं कुछ केसेस के बारे में बताना चाहूँगा, जो मैं उसके ब्रीफ बताऊँगा कि उसमें क्या है, पूरी तरीके से नहीं बताऊँगा, उसमें डीप स्टडी नहीं करेंगे। मैं जब पढ़ रहा था तो कुछ इंपॉर्टेंट केस आए हैं जिन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक बदला है, अपने जुडिशरी को काफ़ी हद तक बदला है, बहुत सारी बदलाव लाए हैं। उसमें से सबसे पहला केस है ए.के. गोपालन केस, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में क्या है, इस केस में बोला गया, इस केस में मैं डिसीजन से सीधे बताता हूँ। इस केस में क्या है, इस केस में बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लॉ अगर ख़राब भी हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट उस लॉ के अंडर अगर कुछ किया गया और उस लॉ में अगर दिया हुआ है कि कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं और वो प्रोसीजर फॉलो किया गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लॉ सही है कि लॉ इटसेल्फ इज़ करेक्ट और रॉन्ग, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर लॉ लेट सपोज अगर लॉ बनाया गया है कि भाई कोई भी रोड पे ठेला लगाया है उसको अरेस्ट कर लिया जाए, कोई देखना, उसको अरेस्ट करके 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में डाल देना, या इधर उधर कुछ भी फाइन 5,000 लगा देना है ना। और प्रोसीजर उस लॉ के अंडर मान लीजिए ऐसा है कि पहली बार में आएगा, एक नोटिस देगा कोई भी छोटे लेवल का पुलिस वाला, और दूसरी बार में सीधे अरेस्ट कर देगा। ये प्रोसीजर है मान लीजिए इस लॉ, कोई भी एक लॉ के अंदर। तो अगर वैसा प्रोसीजर फॉलो किया गया है और सीधे के सीधे ठेले वाले को डाल दिया गया है जेल में, तो ए.के. गोपालन केस के मुताबिक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर जो उस लॉ में दिया गया उसने फॉलो किया कि पहले एक कोई लो लेवल का पुलिस वाला आया, उसने एक नोटिस थमाया और 2 दिन के अंदर दूसरा आकर के उसको अरेस्ट करके लेके चला गया। तो ये प्रोसीजर में यही चीज़ लिखा होता है, इसको फॉलो किया। बट क्या लॉ इटसेल्फ इज़ करेक्ट, ये ज़रूरी नहीं है। बट मैंने है ना, अब लॉ तो सही है कि नहीं, कैसे सही हो सकता है भाई, एक ठेले वाले ने कहीं लगा दिया है, हाँ, उसको हटाना होगा कि उसको सीधे सीधे जेल कर दिया जाए, है ना। तो ये तो गलत बात है। तो इसीलिए इस ए.के. गोपालन केस में बोला कि भाई लॉ क्या है, कैसा है, वो हमको लेना देना नहीं। अगर लॉ को फॉलो करने के लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ए.के. गोपालन केस। लेकिन फिर आया मेनका गांधी केस आया था। मेनका गांधी केस के अंदर में क्या कहा गया कि, एक मिनट मैं देख के पढ़ लेता हूँ। मेनका गांधी वाले केस में बोला गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी जानकारी, मतलब उसको भी ध्यान में रखना होगा। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है
कि लॉ जो बना है वो इटसेल्फ अच्छा है कि नहीं, इसकी भी जांच करनी होगी। अरे भाई, गरीब आदमी कहीं ठेला लगाया है, उसको सीधे जेल कर देना क्योंकि उसने कहीं और ठेला लगाया है, सिर्फ एक नोटिस दे करके, ये सही है कि नहीं है? तो ये चीज़ की भी स्टडी करनी पड़ेगी। ये मेनका गांधी का केस हुआ था आई थिंक 1974 में, इमरजेंसी के वक्त की बात है, 19 है ना, तब हुआ था। तब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं भाई, सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं देखना होगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब उस लॉ में जो प्रोसीजर दिया गया उसको फॉलो किया गया है तो ठीक, जैसा कि AK गोपालन केस में बोला गया। लेकिन है ना, लेकिन इस बार मेनका गांधी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करने वाली बात नहीं, ये भी देखना ज़रूरी कि भाई जो लॉ सेटअप किया गया है वो लॉ ठीक है कि नहीं है। ये बात, ये एक हो गया AK गोपालन केस। उसके बाद शंकरी प्रसाद केस एक आता है। शंकरी प्रसाद का केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट को कंप्लीट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही है और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर देती है तो उसमें फुल पावर है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी राइट्स। ये केस हुआ था, लेकिन ये आगे जाके ये भी स्ट्रक डाउन हुआ है ना। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, एक और सबसे इम्पोर्टेंट केस है चंपक दोराई राजन का केस। चंपक दोराई राजन के केस में बोला गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इस केस में बोला गया कि कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता है जो फंडामेंटल राइट को सुपरसीड करके कुछ भी करे। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का केस था जिसमें एक तो मतलब रिजर्वेशन के कारण उसको सीट नहीं मिल पाया था, तो उसने केस किया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो कोई भी लॉ ऐसा बना हुआ है जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है तो वो नहीं चलेगा। तो ये है चंपक दोराई राजन का केस है। चंपक दोराई राजन का केस है जिसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट को कोई भी लॉ नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट को सुपरसीड करे। AK गोपालन का केस था, इसमें ये कहा गया कि भाई देखो, लॉ कैसा है उससे कुछ लेना देना नहीं। लॉ में अगर लिखा हुआ है कि ये प्रोसीजर फॉलो करना है, वो प्रोसीजर अगर फॉलो किया गया है ना, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब कि जो उस लॉ में प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब दिया गया है कि भाई पहले ये चीज़ होगा फिर ये होगा, अगर वो प्रोसीजर पूरा फॉलो किया है, लॉ कितना भी ख़राब होने तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर मेनका गांधी का केस आया इसके बाद, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, लॉ को भी ऐसा थोड़ी कि कुछ अंधा कुछ भी लॉ बना दोगे। तो लॉ बनाने के पीछे की जो नीयत है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो भी अपने को ध्यान में रखना होगा कि भाई ये लॉ ही गलत बना दिया गया हो, तुम उससे क्या लेना देना, है ना। अगर मान लो लॉ ये बना दिया गया है कि जो आदमी 10 मिनट से ज़्यादा वॉक करेगा उसको जेल में डाल देंगे, उसमें प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है ना, प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है कि पहली बार में फ़ोटो भेजेंगे, दूसरी बार में चालान काटेंगे, तीसरी बार में जेल कर देंगे, है ना। ये लेकिन ये नियम क्या सही में ये नियम वैल्यू है, ये लॉ का कोई वैल्यू है कि भाई 10 मिनट से ज़्यादा जो वॉक करेगा उसको जेल कर देंगे। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला मेनका गांधी के केस में कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखना होगा। ये जो लॉ बना है क्या ये इटसेल्फ इज़ इट वर्थ इट। भाई 10 मिनट चलने से ज़्यादा पे रोक अगर आप लगा रहे हो तो ये तो लॉ ही गलत है ना। ये चीज़ बोला है कि हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि प्रोसीजर क्या है, हमें ये भी देखना है कि उसका इंटेंट क्या है, लॉ के बनने का इंटेंट क्या है। अगर लॉ का इंटेंट ही गलत है कि हर किसी को हरास करना, लेट से जैसे कि 10 मिनट वॉक करने से 10 मिनट से ज़्यादा जो भी वॉक करेगा उसको अरेस्ट कर लेंगे, अगर ऐसा इंटेंट है जो कि गलत इंटेंट है तो ये लॉ भी मान्य नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। कोई ये एकदम अभी भी मैंने ये आपको सिर्फ सुपरफिशियल बताया, ऊपर बताया, क्योंकि पूरा डीपली अभी इतना बनाने में पूरा कवर हो जाता है, मतलब टाइम निकल जाता है। तो डीपली बताऊंगा तो एक एक केस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था, इसके आगे कुछ और होता तो मैं आपको बताऊँ। एक केस आया था इंदिरा शावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा शावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 1992 में केस आया था। इस केस के बाद एक बहुत मोमेंटस क्या बोलूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट इसके बाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी हम लोग OBC का रिजर्वेशन देते हैं
ऑफिसेज में, मतलब सरकारी नौकरी में, कॉलेजेस में, ये जो है 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन 50% से ऊपर होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये इंदिरा शावनी का केस है, 1992 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। लेकिन इसके बाद वो काफ़ी जजमेंट और आए, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये सबसे पहला रिमार्केबल जजमेंट था जिसने रिस्ट्रिक्ट किया था कि भाई रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं हो, वरना पूरा आप रिजर्वेशन पे दे देंगे। तो ये बहुत अच्छा जजमेंट था। इसके बाद और भी केसेस आए हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी वो केसेस पढ़े नहीं है डीपली, मतलब उसको पढ़ूंगा तो मैं आपको ऐसा बताऊँगा। इसके अलावा एक चीज़ होता है PIL। PIL को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी। इसमें मतलब कि क्या है कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का जो भी कोई भी केस है, वो कोई भी इंडिविजुअल किसी और के बिहाफ पे डाल सकता है, किसी ऐसे के बिहाफ पे जो खुद ना आ पाए, ठीक है। या मान लीजिए लेट सपोज करिए किसी को जेल हो गया आसाम में, किसी गरीब आदमी को किसी चीज़ में, उसके बिहाफ पे PIL डाला जा सकता है। तो वैसा, या कहीं पे कुछ ऐसा चल रहा है जो अन्याय प्रारूप है और उसको पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उस केस को डालना बहुत ज़रूरी है, तो वो एज ए PIL कोई थर्ड पार्टी डाल सकती है। कई NGOs इस चीज़ को डालती हैं। तो PIL वो है जिसका जो स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। इंडिया में भी YV चंद्रचूड़ जी के वक्त में, जो इंडिया के 16वें चीफ जस्टिस थे और इंडिया के सबसे लॉन्ग सर्विंग चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके वक्त में ये चालू हुआ था। उस वक्त 2 जस्टिस थे, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के। उस वक्त चीफ जस्टिस थे YV चंद्रचूड़, बट जो 2 जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने PIL को सबसे पहली बार एक्सेप्ट किया था, वो थे PN भगवती और VN कृष्णा। एक मैं नाम एक बार वापस चेक कर लूँ तो नाम, हाँ PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर, इन दोनों ने सबसे पहली बार PIL को एक्सेप्ट करना चालू किया था। और ये जो सबसे पहला केस जो था वो था हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, जो सबसे पहला PIL रिलेटेड केस था। और इसको जिन्होंने फाइल किया था, क्या बोलते हैं, हुसैना खातून जी के बिहाफ पे, वो थी कपिला हिंगोरानी। तो ये इसलिए बहुत रिमार्केबल केस है और ये सबसे पहला PIL का केस है। PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर सबसे पहले PIL एक्सेप्ट करने वाले जज बने। और इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे YV चंद्रचूड़, जो 16वें चीफ जस्टिस थे। YV चंद्रचूड़ इंडिया के सबसे लंबे सर्विंग चीफ जस्टिस रहे हैं। और इस केस के बाद और YV चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद PN भगवती भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, जो 17वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। एक चीफ जस्टिस के बारे में, एक वुमेन जज के बारे में मैं बात करूंगा, जिनका नाम है फातिमा बीवी। फातिमा बीवी सबसे पहली वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रही है ना। इतना ही नहीं, ये सबसे पहली चेयरपर्सन रही है ह्यूमन राइट्स कमीशन की। सबसे पहली फीमेल चेयरपर्सन भी फातिमा बीवी रही हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की, ठीक है। और ये पहली मुस्लिम गवर्नर भी रही हैं तमिलनाडु की, मतलब तमिलनाडु की गवर्नर रही हैं और पहली मुस्लिम गवर्नर रही हैं, है ना। फर्स्ट मुस्लिम फीमेल गवर्नर, सबसे पहली मुस्लिम फीमेल गवर्नर अगर कोई रही है वो फातिमा बीवी रही हैं और वो तमिलनाडु की रही है। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है ना, बहुत ही फेमस नाम है। इसके बाद देखिए, जैसे मैंने बताया था, PIL क्या है कि पब्लिक माइंडेड सिटीज़न को कोर्ट तक जाने में मदद करता है। ये पब्लिक माइंडेड पीपल में सीक जस्टिस फॉर द पर्सन हु इज़ अनेबल टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी रीज़न। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को हेल्प करता है कि भाई वो जो आदमी खुद से नहीं पहुंच सकता है कोर्ट तक, एफर्ट नहीं कर सकता, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या रास्ता है, तो उसके लिए पहुंचा जा सकता है। जनरली NGOs इसमें काम कर रहे हैं, है ना। ये एक चीज़ है। इसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था होमोसेक्सुअलिटी पे, जिसमें उन्होंने बोला था कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट ए क्राइम। तो उसको 377 उसकी जो धारा थी 377 उसको हटा दी गई थी। ठीक है, तो होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट जो जजमेंट आया था उसमें आईपीसी की धारा 377 को नलीफाई कर दिया। हमारे गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक के लिए कानून बनाया, जो कि बहुत ही रिमार्केबल कानून है। तो ये कानून जो है 2017 में केस हुआ था, शायरा बानो केस 2017 में, जिसमें ट्रिपल तलाक की बात हुई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो के फेवर में जजमेंट दिया था, है ना। और उसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक लॉ बना दिया है हमारे गवर्नमेंट ने, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया। ठीक है, तो ट्रिपल तलाक का जो के खिलाफ जो लॉ बना है हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बनाया है, ये किस जजमेंट को सपोर्ट करता है, जो 2017 में शायरा बानो का केस हुआ। देखिए आर्टिकल 348, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल बोलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई भी सुनवाई होगी वो होगी इंग्लिश में। और एक चीज़ आसाम से रिलेटेड था, हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक जजमेंट पास किया था और उन्होंने बोला था कि बांग्लादेशी जो आसाम में आ रहे हैं उनको हटाना चाहिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उनका आकर के सेटल होना अंडर आर्टिकल 355। जो भी आर्टिकल 355 वो कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि स्टेट को बचा के रखे एक्सटर्नल एनिमीज से या एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्ट्रक्शन दोनों से। तो उसके अंतर्गत उस वक्त जो भी यूनियन गवर्नमेंट एक्शन ले रही थी, माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश से आ रहे थे, है ना, उसके खिलाफ एक केस दायर हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, बोला कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट कर रही है बांग्लादेशियों को हटाने के लिए वो सही है, जस्टिफाइड है अंडर आर्टिकल 355, क्योंकि भाई यूनियन गवर्नमेंट का दायित्व है अंडर आर्टिकल 355 कि वो स्टेट गवर्नमेंट को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाए। तो ये तो काफ़ी आपको मैंने बता दिया है कि क्या क्या जजमेंट हुए, क्या क्या चीज़ हुए, क्या क्या लॉज हैं, PIL क्या है, और YV चंद्रचूड़ जी के बारे में बता दिया। एक और KN सिंह करके एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए इंडिया में चीफ जस्टिस रहे, KN सिंह, कमल नारायण सिंह, है ना। तो फ़ातिमा बीवी के बारे में आपको बता दिया। तो ये बहुत सारी जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया हो, कुछ आपको याद रहेंगे, कुछ पसंद आएंगे, नहीं भी आए तो भी सुनते रहिए, देखते रहिए, है ना। थैंक यू। खाना खाने के बाद ऐसे ये कौन सा आसन होता है मुझे पता नहीं है, और ये आसन में बैठते हैं कि खाना पचे। तो खाना खा के भी बैठा हूँ 2:30 बज गया है। मेरी बेटी को स्कूल से लेके आगे पढ़ाई के बारे में आप सीधे डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए बाय।